Hello students. After a long time I'm making this video. I hope that you have preparing for your final exams. And today's topic that I'm going to cover is the chapter radioactivity. Now in this chapter I'm going to speak in a new language. A new language is known as Hinglish. ये एक नया लैंग्वेज है. This is a combination of actually Hindi plus English. So this is a new language known as Hinglish. Because as of now the government has said there is no restrictions on the language, so you can use the whatever language to make the students understand. So I prefer this new language known as Hinglish. So इस चैप्टर में ये नया भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है, तो ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ये चैप्टर के बारे में क्या चल रहा है. So let's begin this chapter without any further other discussions, because I want to keep this video near to close to 30 or 40 minutes. Okay, so ये चैप्टर जो है रेडियो एक्टिविटी, इसके चैप्टर के बारे में जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा. ये शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका हिस्ट्री क्या है. तो ये शुरू हुआ एक आदमी से जिसका नाम है हेनरी बेक्वेरेल. आई होप आई हैव रिटन द स्पेलिंग करेक्ट. हेनरी बेक्वेरेल. एंड इन द ईयर 1896, इन द ईयर 1896 ये जो आदमी है हेनरी बेक्वेरेल ने गलती से कुछ किया और उसका वजह से हम लोग को एक नया चीज को मिला फिजिक्स को, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी. तो जानते हैं उसने क्या किया था. उसने एक यूरेनियम का सॉल्ट लिया था. ही टुक अ सॉल्ट ऑफ यूरेनियम. ओके, एक यूरेनियम एक एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम एक मेटल होता है, एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम का सॉल्ट होता है. सोडियम का सॉल्ट क्या बोलते हैं हम लोग, NaCl. वैसे ही कुछ यूरेनियम का सॉल्ट लिया. ही टुक वन यूरेनियम salt. So he took a salt of uranium, and इस यूरेनियम का जो सॉल्ट है उसको ब्लैक पेपर में रैप कर दिया. सो यूरेनियम सॉल्ट को क्या किया, ब्लैक काला करके पेपर में रैप कर दिया. और उसके बाद एक अजीब सा चीज उसको देखने को मिला. तो मान लो मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या किया. मान लो कि ये एक यूरेनियम सॉल्ट है, ये एक यूरेनियम सॉल्ट है, और इसको एक काला कपड़ा से इसको ढक दिया. इसको एक काला कपड़ा से उसको ढक दिया, रैप कर दिया. और ये जो सॉल्ट है यूरेनियम सॉल्ट जिसको काला कपड़ा से ढक दिया, इसने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया. अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या है, पुराने जमाने में हम लोगों का जैसा आज का जैसा सेल्फी लेते हैं मोबाइल में, वैसा कैमरा नहीं था. वो दूसरा टाइप का कैमरा था उन लोगों के पास. ठीक है, वो तुम सर्च कर लेना, वो एक कैमरा था बड़ा टाइप का. तो वहां पर फोटोग्राफ जो आता था ना, उस एक फोटोग्राफिक प्लेट में आता था. मैं एक फोटो शेयर करूंगा, प्रोवाइड वन पिक्चर, ताकि तुमको आइडिया है कि व्हाट इज अ फोटोग्राफिक प्लेट. तो वो एक फोटोग्राफिक प्लेट था जहां पर बहुत सारा उसका नोट्स लिखा था. जैसे हम लोग आज नहीं करते, किसी को नोट्स चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से पिक्चर उठा लेते हैं. तो वैसा ही उस टाइम में था कि कुछ नोट्स था जिसका उसने तस्वीर खींचा था, और वो तस्वीर ना फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर था. अब ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ नोट्स था, और इसने क्या किया, ये यूरेनियम सॉल्ट को इसके ऊपर रख दिया. ये यूरेनियम सॉल्ट को जो काला कपड़ा से ढका हुआ था इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया. और उसके बाद पता चला, नेक्स्ट दिन आके देखा कि जो नोट्स जो लिखा था फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो सब जा चुका है, सब धुल चुका है. आधा नोट्स पूरा निकल चुका है. अब इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगा कि ये क्या हो गया, आज इतना मेहनत करके नोट्स लिया था और यूरेनियम सॉल्ट की वजह से पूरा बर्बाद हो गया. आफ्टर दैट इसके बाद सोचा कि शायद कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पे शायद कुछ होगा. तो उसने दूसरा कुछ यूरेनियम सॉल्ट लिया, दूसरा एक यूरेनियम सॉल्ट, एंड ही केप्ट दैट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. और उसको रिजल्ट सेम आया. कि रिजल्ट क्या आया कि जो सॉल्ट जब रखा था फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, जितना नोट्स था ना, सब नोट्स जो था ना गायब हो गया.
इस तस्वीर पे तुम लोग देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ द नोट्स गॉट इरेस्ड। ओके, सो उसके बाद उसका आइडिया आया कि कुछ यूरेनियम सॉल्ट से कुछ रेस निकलता है, यूरेनियम सॉल्ट से कुछ ऐसा कुछ रेस निकलता है, और ये रेस जो है ना बहुत किसी वो ये फोटोग्राफी प्लेट को अफेक्ट कर रहा है। सो दिस रेज विच आर गेटिंग एमिटेड फ्रॉम द यूरेनियम सॉल्ट आर डिस्ट्रॉइंग द फोटोग्राफिक प्लेट। सो द रेज which are getting emitted from this uranium salt is destroying the plate। और उसके बाद इस रेस का नामकरण कर दिया, इस रेस को एक नामकरण कर दिया, और किस रेस की क्या नाम दिया? बैक्वीरल रेस। तो इस रेस का नाम क्या हुआ? बैक्वीरल रेस। ठीक है, तो यहां से ये रेडियो एक्टिविटी का नया शुरुआत हुआ कि कुछ सब्सटेंसेस है जिससे एक रेस निकलता है। सब नॉट एवरी सब्सटेंस दैट एमिट्स द रेस, देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस है जिससे ये रेस निकलता है, और ये रेस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, और इस रेस का नाम क्या दिया? बैक्यूरेल रेस। अब ये जो सब्सटेंस है जिसको ये अफेक्ट, ये जो सब्सटेंस है जो एमिट कर रहा है, इसका नाम क्या दिया? These substances which are emitting the radioactive these rays, the substances which are emitting these rays are called as radioactive substance। तो इस substance का नाम क्या हुआ? This substance को क्या बोला उसने? radioactive substance। तो radioactive substances are those substances which emits the बैक्यूरल rays। यहां तक तुमको समझ में आ गया कि इसका शुरुआत कहां से हुआ था? यह शुरुआत हुआ था 1896 में। क्या हुआ था? एक आदमी था जिसका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। उसने एक यूरेनियम सॉल्ट लिया, उसका काला कपड़ा में उसको ढक दिया, एंड ही केप्ट दैट यूरेनियम सॉल्ट। उसने एक फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर रख दिया। अब अगले दिन आके क्या देखा कि फोटोग्राफी प्लेट बर्बाद हो चुका है। उससे उसका आइडिया हुआ इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कुछ रेज निकलता है जो काला कपड़ा के थ्रू चले जाता है, और ये फोटोग्राफी प्लेट को अफेक्ट करता है। सो दिस रेज का नाम क्या हुआ? बैक्यूरल रेज। और जो सब्सटेंस जो अपने से रेडियो एक्टिविटी निकालता है, दैट एमिट्स द रेडियो एक्टिव, दैट एमिट्स द दिस रेज, वो सब्सटेंस का नाम क्या हुआ? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Okay, after this incident which took place by Henry Becquerel, इसके बाद क्या हुआ? उस पर फर्दर स्टडी हुआ, फर्दर इन्वेस्टिगेट हुआ कि ये क्या है, क्यों है। तब आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस साइंटिस्ट लोगों को पता चला ये जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, इससे ये जो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे 3 प्रकार के रेस निकलता है। 3 प्रकार। पहला प्रकार के रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पहला प्रकार के जो रे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज जो रेस है ना, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया। कौन सा रे? अल्फा रेस। तो पहला टाइप का जो रेस निकलता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम क्या दे दिया? अल्फा रेस। ये अल्फा का सिंबल है। जो दूसरा टाइप का रे होता है वो नेगेटिव टाइप का होता है। सो दीज आर नेगेटिव चार्ज रेस, और उसका नाम क्या दे दिया? बीटा रेस। सो बीटा रेस जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और थर्ड टाइप का रे निकलता है यहां से, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? गामा रेस। और इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या कैसा होता है? दीज आर अनचार्ज रेस, अनचार्ज रेस। सो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे रेस निकलता था, उस रेस को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद देखा कि 3 टाइप का रेस होता है।
तीन टाइप का रेज एमिट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। एक होता है पॉजिटिव चार्ज रेज, एक होता है नेगेटिव चार्ज रेज, और एक होता है न्यूट्रल चार्ज और अनचार्ज रेज। तो पॉजिटिव चार्ज रेज का नाम क्या 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 दे दिया? अल्फा रेज। नेगेटिव चार्ज रेज का नाम क्या दे दिया? बीटा रेज। और अनचार्ज रेज का नाम दे दिया गामा रेज। ठीक है, यहां तक किसी को शायद यहां तक क्लियर है सबको? तो चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पर बिफोर द डेफिनेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स। कुछ टर्म्स जो है उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डेफिनेशन समझने के लिए। तो पहला जो चीज है जो तुमको समझना है, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट का मतलब है टूट जाना, टू ब्रेक, टू ब्रेक, टू ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। टू ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है क्या? डिसइंटीग्रेट होना। ठीक है, अब दूसरा वर्ड का मीनिंग जानना है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या होता है स्पॉन्टेनियस? इसका मतलब होता है बहुत फास्ट, जो बहुत फास्ट रिएक्शन, जो बहुत फास्ट, मतलब ये हुआ और वो भी हो गया, बहुत फास्ट। सो फास्ट रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब यहां पर क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी बड़ा चीज को छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना को कहते हैं डिसइंटीग्रेट। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है क्या? कि एनीथिंग विच हैपेंस वेरी फास्ट, यहां तुरंत हो जाना को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो ये दोनों का वर्ड का मीनिंग पता चल गया, स्पॉन्टेनियस एंड डिसइंटीग्रेट। इसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन? रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस, radioactive substance are those substance which disintegrate by spontaneous emission ऑफ रेडिएशन। ये रहा डेफिनेशन जो तुम्हारे बुक में भी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच डिसइंटीग्रेट, मतलब मतलब टू ब्रेक, बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखो होता क्या है, सपोज यू टेक अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सपोज यू टेक अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मान लो कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तुम्हारे पास। ठीक है, अब ये क्या करता है, इससे ना इससे फ्रॉम दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इससे अल्फा रेज या रेडियो एक्टिव रेज निकलता है। इससे क्या निकल होता है? द रेडियो एक्टिव रेज आर एमिटेड फ्रॉम इट। अब रेडियो एक्टिव रेज तो एमिट हो गया, तो उससे क्या हुआ? तो उससे हुआ क्या, ये जो सब्सटेंस जो टोटल इतना बड़ा सब्सटेंस है ना, धीरे धीरे ना छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स में टूटता जाएगा। एंड तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं क्या? डिसइंटीग्रेट होना। इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेट होना। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अपने आप ही छोटा छोटा सब्सटेंसेस में टूटता जाता है, और उसके एंड एज इट डिसइंटीग्रेट्स, वो जैसे ही टूटता है ना, अपने से रेस छोड़ता है, अपने से रेडियो एक्टिव रेस एमिट करता है। So these are the radioactive rays which are emitted from this substance. अब होगा क्या, as थोड़ा मतलब as the time passes, as समय जैसे बीतता जाता है ना, this जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ना, वो धीरे धीरे गायब होते जाएगा। So ये बाद में थोड़ा दिन पहले बस इतना रहेगा, और 2 दिन बाद ये सिर्फ इतना रहेगा, और बाकी कुछ दिन बाद रहेगा ही नहीं। तो क्या हुआ ना, टोटल जो चीज है वो धीरे धीरे गायब होते रहा। तो मास गेट्स डिक्रीज। देखो थोड़ा, देखो पहले जितना लिया था, पहले लिया था तुमने 10 ग्राम,
फिर 2 दिन बाद आए तो देखा ये हो गया 5 ग्राम, फिर और 2 दिन बाद आए तो देखा 2 ग्राम, फिर आए फिर देखा 1 ग्राम, फिर देखा है ही नहीं। सो एज द टाइम पासेस द मास गेट्स डिक्रीज्ड, और ये जो मास है ना, ये मास एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस मास gets converted into एनर्जी। ठीक है, ये जो मास है जो जो गायब होता रहता है, ये मास कहीं नहीं जाता, वो बस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेज निकलता है, ये जो रेज निकलता है उसमें एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। तो उसी एनर्जी कहां से मिलता है? द एनर्जी मास से मिलता है। जैसे मास डिक्रीज होता रहेगा वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा। सो द मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब डेफिनेशन को समझो। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो डिसइंटीग्रेट होता है। देखा, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यहां से यहां तक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और जैसे ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, वो अपने आप से रेडिएशन रिलीज हो रहा है। सो स्पॉन्टेनियसली इट एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो क्या होता है, एकदम स्पॉन्टेनियस, ऐसा नहीं है कि जब डिसइंटीग्रेट हुआ फिर 2 घंटे बाद रेडिएशन निकलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही डिसइंटीग्रेट होता है वैसे ही रेडिएशन निकलता जाता है। तो इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। एक तरफ डिसइंटीग्रेट हुआ और उसी वक्त रेस जो है निकल एमिट होता रहा। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत जल्द रेडिएशन निकलता है। सो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच एमिट्स रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली, बहुत तुरंत रेडिएशन निकलता है। ठीक है, ये रहा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डेफिनेशन। अब इसमें कौन कौन सब्सटेंसेस है, लाइक एग्जांपल्स आर ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ऐसे बहुत सारा यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और दोज ऐसा कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो इस प्रकार के रिएक्शन, इस प्रकार के चीज कर पाता है। सो दोज सब्सटेंसेस which can emit radiations by disintegrating himself are known as radioactive substance. So I think यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है क्या। तो आफ्टर दिस यहां से तुम लोगों को एक दिमाग में जरूर एक सवाल आता होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट वन क्वेश्चन माइट बी कमिंग टू योर माइंड, क्या ऑल द सब्सटेंसेस, क्या सभी सब्सटेंस जो है कैन एमिट रेडिएशन? क्या हर जो सब्सटेंस तुम्हारे आजू बाजू में है, जो आसपास में है, क्या सबसे रेडिएशन निकलता है? आंसर इज नो। सब सब्सटेंस से रेडिएशन नहीं निकलता है। कुछ ही सब्सटेंस है जिससे रेडिएशन निकलता है। तो वो कौन सा सब्सटेंसेस है? विच आर दो सब्सटेंसेस जो कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिससे रेज निकलता है? तो वो कौन सा सब्सटेंसेस है हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसका 3 कारण है, 3 रीजन है, 3 तो पॉइंट है जो जानना पड़ेगा कि विच आर द सब्सटेंसेस विच एमिट रेडिएशंस। देखो, हर एटम में ना 3 प्रकार की चीज होता है। एक होता है प्रोटॉन्स, एक होता है न्यूट्रॉन्स, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ यू नॉर्मली सी एनी सब्सटेंस, अगर तुमको सब्सटेंस तुमने देखा तो उसमें देखना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगभग इक्वल होता है या थोड़ा बहुत अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इफ यू टेक, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज हाउ मच? 8, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है ना 8। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखो यहां पर सेम है। अगर दूसरा कोई सब्सटेंस ले लो, जैसे सोडियम ले लिया, तो सोडियम में प्रोटॉन्स कितना है? 11 है, और न्यूट्रॉन्स कितना है? 12 है। तो लगभग इक्वल है। तो ये यहां पर जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है लगभग सेम है या नियर अबाउट इक्वल है, तो ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस नहीं है। सो दीज आर नॉट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, दीज आर नॉट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। लेकिन but if you see there are certain elements which have number of neutrons
much higher than number of protons. The number of neutrons are much higher than the number of neutrons. For example, there are substances where number of neutrons are much higher than the number of protons. For example, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक यूरेनियम है, तो यूरेनियम का अगर देखोगे तो उसका मास नंबर होता है 238 और एटॉमिक नंबर होता है 92। इससे क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो है 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6, फिर आता है 4, 146। अब देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मच हायर कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स है प्रोटॉन्स के अगर रेस्पेक्ट पे देखा जाए तो बहुत हाई है। ये न्यूट्रॉन से 146 और ये है 92, सो 146 इज मच मच हायर देन 92। तो जो सब्सटेंस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से बहुत ज्यादा है, तो वो सब्सटेंस क्या होता है ना, दो सब्सटेंसेस आर अनस्टेबल। तो वो सब्सटेंस क्या होता है ना, व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मच हायर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो सब्सटेंस अनस्टेबल हो जाता है। दो सब्सटेंसेस आर अनस्टेबल इन नेचर। और यही जो सब्सटेंस है जो कि अनस्टेबल होता है, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच कैन एमिट द रेडिएशन। तो वही तो उसी सब्सटेंस होगा जहां दो substances only will emit radioactive rays. So these are those, तो कौन सा एमिट करेगा रेडियोएक्टिव सब रेज, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से कहीं गुना ज्यादा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो सब्सटेंस बन जाएगा अनस्टेबल। और कुछ भी चीज जो कि दुनिया में जो भी अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहता है, दे वांट टू बिकम स्टेबल। तो अनस्टेबल से स्टेबल कैसे आएगा, उसके अंदर जितना एनर्जी है, जितना ऊर्जा है, उसको निकलना पड़ेगा, ही हैज टू रिलीज दोज एनर्जीज। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि अनस्टेबल है वो तभी स्टेबल हो सकता है जब अंदर जितना एनर्जी है वो निकाले। तो वो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए आप क्या करता है, एक अपने अंदर जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाता है, अपने अंदर जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाता है, और वही रेस होता है रेडियो एक्टिव रेस। सो इसको याद रखना कि हर सब्सटेंस में नहीं होता, जिस सब्सटेंस में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से कहीं गुना ज्यादा होता है, उसी सब्सटेंस में हम लोगों को रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है। अभी ऐसा सब्सटेंस कहाँ मिलता है तुमको, ऐसा सब्सटेंस तुमको मिलेगा अपना पीरियोडिक टेबल जो है, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, वहां पर जाना, और वहां पर एटॉमिक नंबर 82 के बाद जितना एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 82 के बाद जितना जितना एलिमेंट्स है, सब में ओके above एटॉमिक नंबर 82 जितना जितना तुम्हारे पास एलिमेंट्स है, सबके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मच मच हायर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और वही सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में आते हैं। तो ऑल द सब्सटेंसेस विच आर अबव एटॉमिक नंबर 82, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जो तुम्हारा जो एक्टिनेट सीरीज है, वहां पे all the substances in the actinide series are radioactive substances. So uranium, thorium, plutonium, all these things are having atomic number more than 82, and those are those radioactive substances. तो तीन गो पॉइंट जानना है कि which are the substance which are radioactive substance। पहला पॉइंट क्या जानना है, पहला पॉइंट जानना है उसी सब्सटेंस में जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मच मच हायर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोज आर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। उससे क्या होता है, द एटम बिकम्स अनस्टेबल, द एटम हो जाता है अनस्टेबल। और जब एटम्स अनस्टेबल हो जाता है तो उससे क्या निकलता है, रेज निकलता है, रेडिएशंस निकलता है, ठीक है। और ये तुमको कहां देखने को मिलेगा, एटम्स, जो एटम्स है, एटम्स which have atomic number, which have
एटॉमिक नंबर मोर देन 82। तो एटॉमिक नंबर जो कि 82 से ज्यादा है ना, सब के सब रेडियो एक्टिव है, क्योंकि वहां पर तुमको ये कंडीशन दैट एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच मच हायर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये देखने को तुमको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया कि विच आर द सब्सटेंसेस विच आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। नाउ आफ्टर दिस वीक हम लोग को पता चल गया कि कौन सा सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होता है, हम लोग को ये पता चल गया। अब आते हैं नया टॉपिक पे। देखो, दुनिया में जितना रिएक्शंस है, वॉट एवर रिएक्शंस दैट वी हैव इन द एंटायर वर्ल्ड, इन सब रिएक्शंस को हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन। पहला टाइप का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है कौन सा? फिजिकल रिएक्शन। ये फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? आइस टू वाटर, बर्फ को बर्फ पानी में पिघल जाना और पानी फिर से बर्फ में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिजिकल रिएक्शन। तो आइस गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर एंड वाटर गेटिंग कन्वर्टेड बैक टू आइस, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यहां पर नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता। और नेक्स्ट चीज क्या खासियत है? क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है ना, वो भी सेम ही रहते हैं। ये आइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ये आइस को हम लोग H2O से जानते हैं। आइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, और वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वो भी है H2O। तो फिजिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है ना, वो चेंज नहीं होता। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट चेंज, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डजेंट चेंज। ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? जैसे कि मान लो एक एसिड और बेस रिएक्ट हुआ, एसिड HCl प्लस बेस NaOH, उसको तुमको क्या मिलता है? व्हेन दे रिएक्ट यू गेट अ सॉल्ट एंड अ वाटर। तो ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में खासियत क्या है? ये इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये जो NaCl और जो पानी, NaCl और वाटर जो बना, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो ये क्या होता है? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है। सो इन अ केमिकल रिएक्शन नया नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं रहता। ये जो नया चीज बना, नया मॉलिक्यूल्स बन गया, तो नया चीज बना, तो क्या नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डू चेंज, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंजेस। अब तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको जानना है। इन अ केमिकल रिएक्शन होता है, द केमिकल रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो लास्ट शेल होता है, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है शेल में रहता है। तो जो लास्ट जो शेल होता है, हाँ, लास्ट जो शेल, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभार वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, या कभी कभार इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस, ये केमिकल रिएक्शन चलता है। सो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट हैपेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इट हैपेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब जो लास्ट टाइप का रिएक्शन होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। ये एक नया टाइप का रिएक्शन है जो हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो यूरेनियम है, इसको हम लोग लिखते हैं 238 और 92। ये होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर। अच्छा, मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, जहां पर
सब इसका मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस होगा। तो लेकिन तुम लोग का आइडिया है इन केमिस्ट्री, यू हैव आइडिया दैट व्हाट इज मास नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो यूरेनियम कन्वर्ट होता है थोरियम में प्लस एक हीलियम मॉलिक्यूल देता है, हीलियम एटम देता है। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग और जानेंगे बाद में, जब हम लोग अल्फा रेज एमिशन पढ़ेंगे। तो ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इधर यूरेनियम है, देखो रिएक्टर में यूरेनियम है, लेकिन प्रोडक्ट में यूरेनियम नहीं है, थोरियम है और हीलियम है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना, पूरा का पूरा एटम्स चेंज होता है। एटम्स पहले लिया था यूरेनियम, अब बाद में कुछ चेंज हो गया। तो ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चीज हमेशा याद रखना, द न्यूक्लियर रिएक्शन हैपेंस ड्यू टू प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा प्रोटॉन्स के वजह से होता है। और हम लोग अगर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता क्या है एटम्स के अंदर, एटम्स तो बहुत बड़ा है। तो एटम्स के अंदर कहाँ रहता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है न्यूक्लियस के अंदर। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, एटम्स क्या होता है। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता कहाँ पर है, इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसलिए ये क्या होता है, दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन, इट इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। सो ये तीन टाइप के रिएक्शन होता है बेसिकली दुनिया में, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में बहुत ही इजी है, यहाँ पर कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता। और ये एग्जाम्पल क्या है, आइस टू वाटर और वाटर टू आइस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, हाँ, एक एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसके इन दोनों के अलावा भी और एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस इतना जान लो कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वजह से। जो एटम्स में जो बोला ना, तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं, वन इज प्रोटॉन्स, वन इज न्यूट्रॉन्स, वन इज इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो पहला दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसके वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ काम नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ भी न्यूक्लियर रिएक्शन, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट। ओके, इसको याद रखना, मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स डोंट पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं। और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम लोग इट्स अ न्यूक्लियस फेनोमेनन, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ये रिएक्शन आगे चलता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अभी आगे चलते हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये होता है क्या, दिस इज अ वेरी डेंजरस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अ वेरी डेंजरस रिएक्शन। अब इसको डेंजरस रिएक्शन में कैटेगराइज क्यों करते हैं, कि व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ डेंजरस रिएक्शन, बिकॉज ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो है। क्यों 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 है, बिकॉज ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, इसको किसी भी तरीके से हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। एक बार रिएक्शन चालू हो गया तो कुछ भी कर लो, ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। हाँ, स्लो हम लोग कर सकते हैं, वी कैन स्लो डाउन द रिएक्शन, लेकिन इसको स्टॉप नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, इफ यू अप्लाई एनी काइंड ऑफ फिजिकल मीन्स, तुम किसी भी फिजिकल मीन्स का अप्लाई कर लो। फिजिकल मीन्स जैसे कि तुम उसको हीट दे दो, प्रेशर दे दो, हाँ, उसको फ्रीज कर दो, ठंड ठंड कर दो। तो ये रिएक्शंस में ये कुछ भी तुम फिजिकल
इसके ऊपर रिएक्शन कर दो, फिजिकल रिएक्शंस, हाँ, कुछ भी इसका हीट टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, या इसको ठंड कर दो, दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके ऊपर अगर तुम केमिकल्स कुछ प्रोसेस किया, तुमने कुछ केमिकल प्रोसेस किया, जैसे कि कुछ रिएक्शन कर दिया, यू पुट सम केमिकल रिएक्शन, कर दो उसके साथ, उसका ऑक्सीडेशन करा दो, उसका रिडक्शन करा दो, कुछ भी कर दो, हाँ, लेकिन ये रिएक्शन नहीं रुकने वाला है। सो बाय कुछ भी तुम फिजिकल प्रोसेस कर दो या कुछ भी तुम केमिकल प्रोसेस कर दो इस रिएक्शन के ऊपर, ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। ये रिएक्शन इसलिए बोला है अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। अगर ये शुरू हो गया तो ये खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, जरूर तुम कुछ तरीके से कुछ है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बाई सम प्रोसेस यू कैन स्लो द रिएक्शन, तुम उस रिएक्शन को थोड़ा सा धीमा कर सकते हो बाय यूजिंग अ मॉडरेटर, जैसे कि हेवी वाटर है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग स्लो कर सकते हैं, रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई दिस न्यूक्लियर रिएक्शन वी कंसीडर दिस एज अ डेंजरस रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा एक कंट्रोल तरीके से विथ सम प्रिकॉशंस एंड मेजर्स ओनली ये रिएक्शन को किया जाता है, नहीं तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन से इतना एनर्जी निकलता है कि बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी निकलता है। और अगर ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो गया तो मान लो इतना ज्यादा एनर्जी जो है किसी भी चीज को बर्बाद कर सकता है। इट इज लाइक अ मैसिव, इट कैन एक्ट एज अ मैसिव एटम बम। जो एटम बम एक शहर को बर्बाद कर सकता है, तो उसमें कितना एनर्जी होगा। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल तरीके से हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर अनकंट्रोल हो गया तो एक शहर बर्बाद हो सकता है, जो कि तुमको पता है हिरोशिमा नागासाकी में हो गया था। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, बात करेंगे। बस इतना जान लो कि दिस रिएक्शन जो होता है दिस इज अ अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। अब रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है इसका डेफिनेशन को आज समझते हैं। तो पहला चीज क्या लिखा है, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वजह से, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो दैट इज वाई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है, बहुत फास्ट प्रोसेस, बहुत फास्ट होता है। रेडिएशंस निकलने के लिए टाइम नहीं लगता है, एकदम तुरंत निकलता है। तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, बहुत फास्ट। स्पॉन्टेनियस क्या करता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। थोड़ा यहां पर ध्यान दो, दिस लाइन हैज अ मीनिंग, अल्फा और बीटा एंड गामा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है ये एक टाइम पे तुमको अल्फा देगा एंड गामा देगा, अल्फा एंड गामा देगा, या तुमको बीटा देगा और गामा देगा। देखो, अल्फा और बीटा मतलब क्या, अल्फा देगा, दे सकता है या बीटा दे सकता है, लेकिन गामा हमेशा देगा। तो गामा तो हमेशा रहेगा, लेकिन गामा के साथ अल्फा हो सकता है या गामा के साथ बीटा हो सकता है। लेकिन इसको ऐसे सोच लेना कि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों का तीनों रेस एक साथ निकलता है, ये पूरा का पूरा गलत है। दिस इज रॉन्ग। तीनों रेस एक साथ नहीं निकलता। ये पहले अल्फा निकलता है उसके साथ गामा, या बीटा निकलता है उसके साथ गामा, लेकिन तीनों रेस एक साथ नहीं निकलता। तो इसका मतलब होता है अल्फा और बीटा और गामा। और ये अल्फा बीटा गामा कहां से निकलता है, ये निकलता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मान लो कि ये एटम है, ये एटम के अंदर ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर तुमको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर तुमको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलता है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, ऑर्बिट्स में क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस एंटायर थिंग इज अ एटम।
तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है उससे क्या होता है, रेडिएशंस निकलता है। रेडिएशंस कैसा निकलता है, अल्फा बीटा और गामा टाइप का। देखिए कहां से निकलता है, निकलता है न्यूक्लियस से। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर से तुमको अल्फा बीटा गामा ये तीन टाइप का रेस निकलता है। सो ये जो रेडिएशन है ये न्यूक्लियस से निकलता है, ठीक है। तो दैट इज वाई अल्फा और बीटा गामा रेडिएशन फ्रॉम द, कहां से निकलता है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटम्स के न्यूक्लियस से निकला। और उससे क्या होता है, जैसे जैसे रेस निकलता जाएगा ना, एटम्स जो है एटम्स डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो ये एटम्स जैसे जैसे रेस निकलता जाएगा एटम्स डिस्ट्रॉय होते जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, ड्यूरिंग देयर डीके। तो वो जो मैटर है टोटल जो यूरेनियम है ना, वो डीके होता रहेगा। डीके मतलब थोड़ा, मतलब जैसे सब्लिमेशन में क्या होता है, पहला चीज इतना बड़ा रहता है, फिर थोड़े दिन बाद वो छोटा छोटा होता जाता है। वैसा ही होता जाएगा रेडियो एक्टिविटी में। जो सॉल्ट लिए थे यूरेनियम का सॉल्ट, स्लोली स्लोली वो डिसइंटीग्रेट होते होते डीके होता रहेगा, तो छोटा छोटा होता जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डीके। तो जैसे जैसे रेडिएशन निकलेगा वो सब्सटेंस जो है डीके होता जाएगा, हाँ, गायब होता जाएगा। सो ड्यूरिंग देयर डीके अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस आर एमिटेड। कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये जो अल्फा बीटा गामा रेज है ये वो स्पॉन्टेनियस निकलता है। जैसे ही मतलब एटम्स डीके होना शुरू हो गया, यहां से ये रेडिएशन निकलना शुरू हो गया। तो दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब फास्ट एमिशन। अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशन, इसका मतलब तुमको समझा दिया है। कहां से निकलता है रेडिएशन, न्यूक्लियस से निकलता है रेडिएशन। और न्यूक्लियस से जब रेडिएशन निकलते हैं उससे क्या होता है, एटम्स जो है एटम्स बर्बाद हो जाता है, एटम्स डीके हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एटम्स डीके हो जाता है, सो ड्यूरिंग देयर डीके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, इसको रटने वाली कुछ बात नहीं है। पार्ट बाय पार्ट समझ के पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू लर्न द डेफिनेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। कि एक एक वर्ड का मीनिंग जानो। कि न्यूक्लियर फिनोमेनन, स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डीके। बस पॉइंट बाय पॉइंट याद रखो तो डेफिनेशन याद हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन पार्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और यही है आखिरी टॉपिक आज के दिन का। रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक रैंडम फिनोमेनन है। अब रैंडम फिनोमेनन का मतलब क्या है, मान लो कि तुम्हारे पास एक यूरेनियम का सॉल्ट है, मतलब ये एक टोटल एक यूरेनियम का एक सब्सटेंस है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर छोटा 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 एटम्स होगा। ये एटम्स है, दिस इज द यूरेनियम एटम्स, ठीक है। ये बहुत सारा, अभी इतना तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। सो दीज आर द एटम्स ऑफ द यूरेनियम। दीज आर द एटम्स विच आर प्रेजेंट कहां पर, दीज आर द एटम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द यूरेनियम। टोटल एंटायर यूरेनियम जो सॉल्ट है उसके अंदर यूरेनियम का सॉल्ट एटम्स है। अब क्या होता है, जब रेडियो एक्टिविटी जो शुरू होता है ना, ये ऑर्डरली नहीं होता। ऑर्डरली मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ यहां, ऐसा नहीं होता कि शुरू हुआ यहां से, फिर हुआ ये, फिर हुआ, ऐसा नहीं होता। ये रैंडम फिनोमेनन है। हो सकता है यहां से शुरू हो जाए, पहला ये एटम डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर हो सकता है कि ये वाला एटम डिसइंटीग्रेट हो सकता है उसके बाद ये वाला एटम डिसइंटीग्रेट हो सकता है ये वाला एटम डिसइंटीग्रेट हो सकता है ये वाला डिसइंटीग्रेट हो सकता है ये वाला डिसइंटीग्रेट हो। तो कोई भी एटम किसी भी वक्त डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो ये और कुछ तरीका नहीं है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला टू प्रेडिक्ट कि अगला एटम, जैसे कि इसके बाद अगला एटम कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ऐसा कुछ हम लोग के पास कुछ फॉर्मूला नहीं है। ये कहीं से भी हो सकता है, कोई भी एटम शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अगर हुआ तो इसके बाजू बाजू में ही होगा। द एटम्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस एटम दैट विल बी डिसइंटीग्रेटिंग, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट टू लाइक दैट। हाँ, हो सकता है कि इसके बाद डायरेक्टली ये वाला डिसइंटीग्रेट हो जाए, हो सकता है इसके बाद डायरेक्टली ये वाला डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो कब कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होगा ये कोई नहीं बता सकता। दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। तो दैट इज व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम फिनोमेनन। सो व्हाई इट इज अ रैंडम फिनोमेनन, एनी एटम at any point of time
any point of time can start disintegrating or starts decaying or starts to decay, starts disintegrate or decay. तो and any atom at any point of time can disintegrate और ये decay हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो है एक रैंडम फिनोमेनन है। एक पहल ऐसा 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 कभी नहीं होता है कि दिस इज द एंटायर सब्सटेंस, ओके, और ये जो होता है ना, मतलब पहले ये एटम डिसइंटीग्रेट होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ऐसा नहीं होता। सो ऑर्डरली वाइज नहीं होता है, कोई कहीं से कुछ भी एटम डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो ये रहा आज का लेक्चर। in today's lecture we have discussed what is the history of radioactivity, उसके बाद रेस कैसा टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैसा होता है वो उसका डेफिनेशन पढ़े, कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बन सकता है जहां पर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होता है, जो कि एटम को अनस्टेबल कर देता है, तो वही चीज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फिनोमिनन जो है वो अनकंट्रोलेबल फिनोमिनन है, ये क्यों है हम लोग ने जान लिया। ऑल्सो वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और आखिर में व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम फिनोमिनन, उसका भी बारे में जान लिया। सो वी हैव कवर्ड टुडेस टॉपिक। आई होप यू रीड योर बुक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो and you understand this thing. If you have any problem, comment section is open. You can write any comment, you can not any comment, you can write your doubts regarding whatever I taught you today. I'll surely give my answers to you, but keep your questions to limited to only today's lecture. Don't ask anything which I will be teaching next day, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि स्टूडेंट्स लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, उसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, तो उससे मत पूछना, ओनली आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे, ठीक है। तो डोंट एनीवेज, सो कीप वाचिंग द वीडियोस एंड होपफुली यू विल गिव योर एग्जाम विल गो गुड। सो एनीवेज, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।